नमस्कार दोस्तों, यह कहानी इश्क मिटता नहीं मिटाने से का आगे का भाग है। आपको अगर कहानी समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले वाले भागों को जरूर सुने, उसके बाद ये पार्ट समझ में आएगा। सुबह हो चली, आशिका किचन में काम कर रही होती है। तभी निर्मला जी पूजा कर आशिका को बोलती हैं, बेटा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तुम ये सब छोड़ो, मैं देख लूँगी, तुम तैयार हो जाओ। आशिका चाय कप में डालते हुए बोलती है, माँ मैं अब से ऑफिस नहीं जाऊँगी। पर क्यों बेटा? माँ मैं कुछ और करना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, अगर बिजनेस करना चाहती हो तो एक बार अपने पिताजी से बात कर लेना। जी माँ। पर बेटा एक बात बताओ, कहीं शिवा के कारण तो तुम ऑफिस नहीं जा रही हो? आशिका कुछ नहीं बोलती। फिर निर्मला जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारी जिंदगी है, क्या सही है क्या गलत तुम अच्छे से जानती हो, जो भी करोगी उसमें मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। आशिका की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। निर्मला जी बोलती हैं, बेटा क्यों उदास होती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखो बातों बातों में चाय भी ठंडी हो गई, माँ भी गर्म करती हूँ। बस बेटा उदास मत होया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी माँ, बस ऐसे ही आंसू निकल आए। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। दिन बीतता गया। आशिका ने अपने पिताजी की सलाह से एक छोटी सी जगह पर कैफे खोल लिया। धीरे धीरे आशिका का बिजनेस चल पड़ा। उसने कुछ लोगों को भी अपने कैफे में काम करने के लिए रख लिया। वक्त बीतता गया, आशिका की छोटी सी कैफे चल पड़ी। आशिका ने स्नेहा के अच्छे भविष्य के लिए उसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देती है और निर्मला जी आशिका के हर फैसले में उसके साथ रहती हैं। कभी कभार आशिका को बहुत अकेलापन महसूस होता था और इस अकेलेपन में उसका अतीत आशिका के सामने आ जाता था, लेकिन वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ न कुछ लिखती रहती थी। लेकिन उसका अकेलापन उसे दुखी कर देता था। आशिका अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो जब किसी प्रेमी जोड़े को देखती तो उसे रजत की याद आ जाती थी। ऐसे ही उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक किताब लिखनी शुरू कर दी। वक्त तेजी से बीतता गया। पलक झपकते ही 18 वर्ष बीत गए। आशिका एक छोटा सा कैफे एक बड़ी जगह पर खुल जाता है और उस कैफे का डिजाइन खुद आशिका करती है। आशिका वक्त के साथ खुद को भूलती जा रही थी कि उसकी जिंदगी भी है। जिंदगी में सब कुछ हासिल था उसे, पर एक हमसफर की कमी आशिका हर पल महसूस करती थी। खाली वक्त में कभी कभी आशिका अतीत का पन्ना खोलकर देख लेती थी, जिसमें रजत का सच्चा प्यार, पंकज का धोखा और शिवा का कुछ पल का प्यार आंखों से अश्क बनकर बह जाता था। वो खिली खिली सी आशिका अब दिन प्रतिदिन मुरझाती जा रही थी। एक दिन आशिका रोज की तरह घर आती है, पर उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो स्नेहा को कॉल करती है, फिर शर्मा जी को फोन करती है। बात हो जाने के बाद आशिका किताब पढ़ने लगती है, पर फिर भी आशिका का मन घबरा रहा था। निर्मला जी आशिका के कमरे में आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थकान सा महसूस हो रहा है। बेटा क्या हाल बना रखा है अपना, अब तो भगवान की कृपा से किसी चीज की भी कमी नहीं है। अब आराम करो, देखो कितनी मुरझा सी गई हो। माँ कुछ नहीं है, बस थकान है और जिंदगी है माँ। खिला गुलाब की भी एक दिन मुरझा जाता है। तभी निर्मला जी बोलती हैं, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? बेटा मैं तुम्हारी एक न सुनूंगी, कल डॉक्टर के पास चल रहे हैं। अब बताओ किस दिनों बाद स्नेहा आएगी और तुम्हें ऐसे देखेगी तो उसे कितना दुख होगा। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बेटा, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगी। तुम डॉक्टर के पास चल रही हो तो बस चल रही हो। निर्मला जी के सामने आशिका की एक न चली। वो कल डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सब देखने के बाद आशिका को बोलता है कि आशिका बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? आशिका बोलती है, अच्छा चल रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा, तो अब तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है, आराम करो। तभी निर्मला जी बोलती हैं, अब सुन लो डॉक्टर भी तुम्हें आराम करने के लिए बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वक्त पर खा लेना और कुछ दिन बाद आराम करो। फिर डॉक्टर निर्मला जी से अकेले में बात करता है और बोलता है, देखिए निर्मला जी, आशिका जितनी खुश रहेगी उतना उसके लिए अच्छा है।
खुश रहने से मन भी खुश रहता है और तन भी। आप उन्हें खुश रखिए, नहीं तो कोई बीमारी न होते हुए भी चिंता, दुख और उनका अकेलापन उन्हें बीमार कर जाएगा। तभी निर्मला जी ने कहा, जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। निर्मला जी बाहर आती हैं और आशिका से बोलती हैं, बेटा चलो, आज तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। कहाँ माँ? चलो ना, पहले सवाल बहुत करती हो तुम। निर्मला जी आशिका को मंदिर लेकर जाती हैं और बोलती हैं, बेटा देखो, जब भी मेरा मन घबराता है या कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं मंदिर आ जाती हूँ। यहाँ आकर सुकून और एक खुशी मिलती है मुझे। हाँ माँ, सच जिंदगी में भाग दौड़ से पड़े एक सुकून वाली जिंदगी है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ माँ। निर्मला जी फिर कहने लगी, बेटा तुम कुछ दिन के लिए बनारस चली जाओ, घूम आओ। स्नेहा की भी पढ़ाई हो गई है, वो कुछ दिनों में आ ही जाएगी, तो तुम दोनों साथ चली जाना। पर माँ, मेरा काम और आपको अकेला छोड़कर। निर्मला जी कहने लगी, वो सब रहने दो, काम वाली है, वो मेरा ध्यान रखने के लिए है। और जहाँ तक रहा तुम्हारे कैफे का सवाल है कि कौन देखेगा, तो मिश्रा जी हैं ना, वो देख लेंगे। ठीक है माँ। काम के चक्कर में एक बात तो बताना ही भूल गई माँ। कौन सी बात बेटा? वो कुछ दिन पहले प्रिया का कॉल आया हुआ था। सिया की शादी तय हो गई है, 2 महीने बाद शादी है, तो 2 महीने बाद चली जाऊंगी। चलो मैं, ये ठीक भी रहेगा। बनारस रुक जाना और वहीं से दिल्ली चली जाना शादी में। फिर कुछ देर रुककर निर्मला जी ने कहने लगी, वैसे हमारी स्नेहा भी बड़ी हो गई है, उसके लिए भी लड़का देखना होगा। फिर आशिका ने कहा, नहीं माँ, हम स्नेहा पर शादी के लिए कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। जब वो चाहेगी, जिससे चाहेगी उसी से शादी करा देंगे। अपने जैसी जिंदगी उसे कभी नहीं दूंगी। मेरी तो भगवान से बस यही दुआ है कि उसे ऐसा जीवन साथी दे जो बुढ़ापे तक उसके साथ रहे, उसे हमेशा खुश रखे, उसे कभी रोने न दे। तभी आशिका के फोन पर मिश्रा जी का कॉल आता है। मिश्रा जी बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे और आशिका के फैमिली मेंबर की तरह थे। मिश्रा जी बोलते हैं, आशिका बेटा कब तक आ रही हो कैफे? आशिका, मैं कहाँ, आज नहीं आ पाऊंगी मिश्रा जी, आप सब संभाल लीजिएगा। तभी मिश्रा जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी निर्मला जी आशिका के हाथ से फोन लेते हुए बोलती हैं, मिश्रा जी आशिका अभी 1 हफ्ते तक नहीं आएगी। तभी आशिका ने कहा, माँ पर वह कुछ नहीं, देखा ना, डॉक्टर ने भी कहा आराम करो, तो बस आराम करो कुछ दिन। पर माँ, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी। क्यों, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। आशिका हंसते हुए बोलती है, ठीक है माँ। आशिका कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही निर्मला जी के साथ वक्त बिताती है। निर्मला जी आशिका के लिए खाना बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती हैं। तभी आशिका ने कहा, माँ मैं इतनी बीमार नहीं हुई कि बैठ जाऊं। हाँ पता है बेटा, तुम बीमार नहीं हो, अब खाना खाओ। माँ आप खाना खाई? अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। तभी नाश्ता किया, मैंने तो पेट भरा है। फिर निर्मला जी इधर उधर की बातें करने लगती हैं आशिका से। तभी घर की घंटी बजती है। निर्मला जी कहने लगती हैं, लगता है काम वाली विमला आ गई। बेटा तुम खाना खाओ और मेडिसिन भी ले लेना, मैं अभी आती हूँ। निर्मला जी घर का दरवाजा खोलती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसने थोड़ा गंदा कपड़ा पहने था, सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी, जिसे देख निर्मला जी घबराकर दरवाजा बंद करने लगती हैं। वह आदमी दरवाजा बंद होने से रोकता है और तेज आवाज में बोलता है, माँ निर्मला जी। माँ शब्द सुनकर दरवाजा खोल देती हैं। फिर वो आदमी बोलता है, माँ मैं पंकज, माँ मुझे माफ़ कर दो। अपने बेटे की ऐसी दशा देख निर्मला जी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर आशिका का चेहरा सामने आ जाता है और उसके 20 साल तक के दुख जिसे उसने अकेले ही काटे हैं वो कैसे माफ़ कर सकती है। निर्मला जी कठोर आवाज़ में बोलती हैं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा, माँ भी नहीं। माँ ऐसा मत कहो, मैं एक बार आशिका से मिलना चाहता हूँ। निर्मला जी पंकज का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती हैं और बोलती हैं, देखो आशिका की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे पहले ही अकेला छोड़कर उसे जिंदगी भर का गम दे चुके हो, पर अब मैं तुम्हारी माँ
उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। पंकज के आंसू से आंसू बहने लगते हैं। फिर निर्मला जी कहने लगी, तुम अपनी दुनिया में खुश हो नैना और अपने बच्चों के साथ, अब हम भी खुश हैं। तभी रोते हुए पंकज बोलने लगता है, माँ बस एक बार आशिका से मिलने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। जानता हूँ कि मैं उसकी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, बस एक बार उसे देख लूँ फिर चला जाऊंगा। तभी निर्मला जी गुस्से में कहने लगी, क्या तुम्हारे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसके 20 साल खुशी के तुमसे छीन लिए, बोलो तो 20 साल लौटा पाओगे उसे? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसने इतने कम उम्र में कितने कष्ट झेले हैं। जिस उम्र में उसकी दुनिया रंगों से तुम्हें भरना चाहिए था, उस उम्र में उसकी दुनिया ही तुमने बेरंग कर दिए। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कारण इस दुनिया से चले गए। फिर पंकज ये खबर सुनकर निर्मला जी के गले से लगकर रोने लगता है और कहता है, माँ पिताजी का भी गुनहगार हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो माँ। पंकज के गले लगने से निर्मला जी की ममता झलकने लगी बेटे के लिए, पर फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को खुद से अलग करते हुए बोलती हैं, तुम उनके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। और जब मेरे पति ने जिस दिन से तुमसे रिश्ता खत्म कर दिए, उसी दिन से मेरे भी सारे रिश्ते खत्म हो गए तुमसे। और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। रोते हुए पंकज बोलने लगा, माँ बस एक बार। निर्मला जी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। जैसे ही बेटे के जाने की आहट सुनी, वो दरवाज़ा खोलती हैं। पंकज धीरे धीरे अपने आंसू को पोंछते हुए सड़क पर चल रहा था। निर्मला जी का जी भारी हो गया बेटे की ऐसी दशा देखकर, पर फिर भी उन्होंने अपने ममता का त्याग कर दिया था, क्योंकि अब परिस्थिति बहुत बदल चुकी थी। वक्त बहुत आगे निकल चुका था, जहां से मुड़कर देखना भी बहुत कठिन था। और पंकज का अपना खुद का परिवार था। ऐसे में पंकज पर फिर से भरोसा नहीं किया जा सकता था। और आशिका के जेहन में पंकज के दिए धोखे अब भी आंसू बनकर बह जाते हैं। जिस बच्ची ने खुद को भुलाकर इस घर की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया, उसकी जिंदगी में फिर से पंकज को लाकर उसके जख्मों को हरा नहीं करना चाहती थी। निर्मला जी की आंखें नम थी। बस बेटे की एक भूल से सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। निर्मला जी आंसू पोंछते हुए दरवाजा बंद करती हैं और अंदर आशिका के पास जाती हैं, जहां आशिका आंखें बंद कर सोई होती है। निर्मला जी आशिका के पास जाकर उसे चादर ओढ़ा देती हैं और माथे को चूम लेती हैं। कमरे से बाहर आती हैं। घर की घंटी फिर बजती है। निर्मला जी को लगता है कि पंकज फिर से आ गया। निर्मला जी घबरा कर जल्दी से दरवाज़ा खोलती हैं, पर पंकज नहीं था, काम वाली थी। निर्मला जी बोलती हैं, इतना देर क्यों करती हो आने में? बिमला अंदर आकर झाड़ू पोछा करने जाती है। निर्मला जी बाहर हॉल में बैठकर पंकज के बारे में ही सोचती हैं कि आशिका को बताएं या न बताएं कि पंकज आया हुआ था। तभी बिमला बोलती है, माँ जी सारा काम हो गया, अब चलती हूँ। ठीक है, कल टाइम पर आ जाना। फिर निर्मला जी आशिका के कमरे के पास जाती हैं। उसके चेहरे को देख निर्मला जी के आंसू छलक जाते हैं। फिर मन में सोचती हैं, नहीं मैं आशिका को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि पंकज आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। आशिका की तबीयत तो ठीक हो जाती है, पर फिर भी जिंदगी का दर्द कम न हुआ। वो खुद को बिजी तो रखती थी, पर तन्हाई से में उसका अतीत उसके दिल को दुखा जाता था। 40 बार आशिका को किसी के साथ की जरूरत थी। उसका मन कभी कभी ये सोचता था कि काश रजत मेरा होता। उसे रजत के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसका मन बेचैन होने लगता है रजत के बारे में जानने के लिए। फिर आशिका प्रिया को कॉल लगाती है और रजत के बारे में घुमा फिरा कर बात करती है कि प्रिया खुद बता दे रजत के बारे में। प्रिया बोलती है, तो शादी में आ रही हो ना? हाँ आ रही हूँ। आशिका तेरी आवाज़ को क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं थी, पर अब ठीक हूँ। अच्छा और बताओ स्नेहा कब आ रही है? स्नेहा बस कुछ दिनों बाद आ जाएगी। चलो ठीक है, मैंने स्नेहा को सामने से देखा नहीं, अब देखना हो जाएगा। आशिका बोलती है, शादी की सारी तैयारी हो गई? कहाँ आशिका, अभी तो बहुत काम बचे हैं। और पता है तुझे मम्मी पापा ने कहा है कि शादी मेरे घर से
होगी तो मम्मी जी पापा जी भी मान गए। आखिर सिया अपने नाना नानी की इकलौती जो है। आसिका फिर बोलती है, कौन कौन शादी में आ रहा है? सारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त। प्रिया कुछ रुक कर बोलती है, हाँ तुझे बताऊं, वरुण को बोला मैंने, अब वो तो इंडिया से बाहर रहता है तो उसका आना पॉसिबल नहीं। फिर आसिका रजत के बारे में पूछती है। प्रिया बोलती है, एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तभी आसिका बोलती है, क्या? हाँ आसिका, रजत से मेरी बात हुई तो वर्षों हो गए। उसने तो अपना फ़ोन भी बदल दिया। वो तो मैंने अभी वरुण से रजत का नंबर मांगा था शादी का इनविटेशन देने के लिए। तभी मुझे वरुण से पता चला कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी तो वरुण से बात भी हुई, अरसा बीत गया। आसिका कुछ नहीं बोलती। प्रिया फिर कहने लगती है, अच्छा आसिका, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आसिका को रजत के बारे में सुनकर दुख होता है। तभी निर्मला जी कमरे में आ जाती हैं और बोलती हैं, फिर यहाँ अकेली बैठी हो तुम? चलो चलकर टीवी देखते हैं। और हाँ, एक काम करो, मिश्रा जी से बात कर लो। कह रहे थे तुम्हारा फ़ोन फिर बिजी जा रहा था। आसिका बोलती है, माँ प्रिया से बात कर रही थी। अच्छा, मिश्रा जी से बात कर लो और हॉल में आ जाओ। मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाद घूमने चलेंगे हम दोनों। पर कहाँ माँ? फिर रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाएंगे। ठीक माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। निर्मला जी हर कोशिश कर रही थी आसिका को खुश रखने की। एक माँ से बढ़कर उस पर प्यार लुटा रही थी, क्योंकि निर्मला जी आसिका के दर्द को अच्छे से समझती थी। जो उनके बेटे ने किया वो भी जानती थी। जो वक्त और हालात थे उनसे भी अच्छे से वाकिफ थी। बस वो आसिका की जिंदगी में खुशी देखना चाहती थी। आसिका के अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। वक्त बीतता गया। निर्मला जी आज किचन में बहुत सारा पकवान बना रही हैं। तभी घर की घंटी बजती है। निर्मला जी दरवाज़ा खोलती हैं और बिमला को देख बोलती हैं, हर बार देर करती है तू आने में। कल मैंने तुझे बोला था कि जल्दी आना, फिर भी तू नहीं आई। बिमला बोलती है, माँ जी कुछ काम आ गया था। फिर निर्मला जी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, जल्दी से झाड़ू पोछा कर दे और किचन में मेरे साथ काम कर दे। माँ जी आज कुछ खास है क्या? हाँ आज खास ही है, मेरी पोती आने वाली है। अच्छा स्नेहा बेबी आने वाली हैं। हाँ चल अब जल्दी काम पर लग जा। सारा काम हो जाने के बाद बिमला निर्मला जी के खाना बनाने में मदद करती है और बोलती है, माँ जी आसिका मैडम की तबीयत ठीक हुई? निर्मला जी दुखी स्वर में बोलती हैं, नहीं कुछ दिन तक ठीक थी पर अब फिर बुखार आ गया। फिर बिमला बोलती है, आसिका मैडम के कमरे में गई थी, अभी तो उनकी हालत देखी नहीं गई। मुझसे बहुत कमज़ोर हो गई हैं, शरीर भी पीला पड़ गया है। तभी निर्मला जी की आंखों में आंसू ली बोलती हैं, मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर उसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं मुझे। अब स्नेहा आज आ जाएगी, फिर कुछ दिनों के लिए बनारस भेज दूंगी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। तभी बिमला ने कहा, जी माँ आप रोइए मत, ठीक हो जाएंगे मैडम, अब तो स्नेहा बेबी भी आ रही हैं। तभी आसिका दरवाजे पर खड़ी होकर बोलती है, माँ स्नेहा आई क्या? नहीं बेटा अभी नहीं आई, तुम हॉल में बैठो मैं आती हूँ। आसिका हॉल में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद घर की घंटी बजती है। बिमला दरवाज़ा खोलती हैं। सामने स्नेहा खड़ी है, मॉडर्न ड्रेस पहने। स्नेहा बिमला के पैर छूकर बोलती है, कैसी हो बिमला आंटी? ठीक बिटिया। निर्मला जी किचन से बाहर आकर बोलती हैं, आ गई मेरी पोती। जी दादी अब आशीर्वाद दीजिए, सदा खुश रहो, खूब तरक्की करो। फिर स्नेहा आसिका के पैर छूती है, खुश रहो बेटा। माँ दादी मुझे बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, अब तुम आ गई हो ना तो अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल माँ। स्नेहा के आने से घर में जैसे खुशी छा गई। स्नेहा हर छोटी छोटी बात पर अपनी माँ को निर्मला जी को हंसा देती थी। रात हो चली। निर्मला जी स्नेहा और आसिका हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। फिर निर्मला जी बोलती हैं,
आशिका बेटा अब जाकर आराम कर लो, स्नेहा बोलती है। चलिए माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आशिका दवा लेकर सो जाती है। स्नेहा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ की ऐसी स्थिति देखकर स्नेहा कमरे से बाहर आती है। निर्मला जी बालकनी में खड़ी होती हैं। स्नेहा भी निर्मला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर निर्मला जी स्नेहा को देखकर बोलती हैं, आशिका सो गई बेटा? हाँ दादी जी। निर्मला जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? फिर स्नेहा ने कहा, दादी माँ की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई? डॉक्टर क्या बोले? बेटा डॉक्टर तो बोल रहे थे कि खुश रहने के लिए, ज़्यादा सोचने के लिए नहीं और चिंता न करने के लिए। अब दवाइयाँ भी असर तभी करेगा न बेटा जब वो खुश रहेगी। फिर निर्मला जी स्नेहा के आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, बेटा तुम इस तरह से रोओगी तो आशिका को खुशी कैसे रखोगी? और तुम तो आशिका की जान हो, तुम्हारे आने से आज आशिका में कुछ फर्क तो दिखा मुझे। बेटा स्नेहा तुम उनकी जान हो और जब तुम पास हो तो अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर स्नेहा निर्मला जी के गले लगकर बोलती है, जी दादी। फिर निर्मला जी कहने लगी, अब चलो सोने चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। फिर स्नेहा बोलने लगी, दादी बनारस जाने की टिकट कब की है? बेटा परसों की है। पहले बनारस चले जाना, फिर वहाँ से दिल्ली सिया की शादी में चले जाना। दादी ठीक है। सुबह हो चली। सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। स्नेहा अपनी माँ से और दादी से हंसी मजाक कर रही थी। स्नेहा के कॉलेज की बातें सुनकर आशिका को खूब हंसी आई। ये देख निर्मला जी बहुत खुश होती हैं। फिर स्नेहा बिमला को लेकर मजाक करती है। निर्मला जी को सब ठीक होता नजर आ रहा था। फिर स्नेहा अपनी माँ और दादी से बोलती है, हम सब आज बाहर चल रहे हैं। आशिका मना कर देती है। फिर स्नेहा बोलने लगी, माँ बनारस शादी में जाने के लिए कुछ कपड़े तो दिलाओगी ना, कि ऐसे ही जींस टॉप पहने शादी में जाऊंगी? फिर स्नेहा और निर्मला जी हंसने लगती हैं। निर्मला जी बोलती हैं, हाँ बेटा ऐसे ही जाना, लड़के तो तुम्हें ऐसे ही पसंद कर लेंगे, फिर शादी के रिश्ते आ जाएंगे। दादी लड़के पसंद करेंगे तो मुझे क्या, मेरी भी शादी होनी चाहिए ना, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर आशिका बोलती है, ठीक है चलूँगी अब खुश। शाम बहुत सारी शॉपिंग कर सब घर आते हैं। स्नेहा बोलती है, आप सब बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। स्नेहा के जाते ही निर्मला जी आशिका से बोलती हैं, बेटा सब सामान पैक कर दूंगी कल, और सुनो जा रही हो तो यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बिमला तो है ही। जी माँ। स्नेहा चाय बना कर आती है और बोलती है, ये लीजिए आप सबकी गर्मा गर्म चाय। निर्मला जी चाय की चुस्की लेते हुए बोलती हैं, अरे वाह स्नेहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो। हाँ दादी सीख गई हूँ बनाना। तभी आशिका बोलती है, बेटा तुमसे एक बात कहना था। हाँ बोलिए माँ। देखो बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रेस्टोरेंट देखो। बनारस से आने के बाद मिश्रा जी हैं, तुम्हें सब समझा देंगे। अगर तुम्हें कुछ और करना है तो बता दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं माँ मैं देख लूँगी, और हम दोनों साथ में मिलकर आपकी खूबसूरत से कैफ को चलाएंगे। निर्मला जी बोलती हैं, अब चलो सब सो जाओ, कल पैकिंग भी करनी है और काम भी है। आशिका अपने कमरे में जाती है। फिर स्नेहा बोलती है, क्या हुआ दादी, क्या सोच रही हैं? बेटा पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है मुझे, मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी, तुम सो जाओ। जी दादी मैं भी चलती हूँ। नहीं अरे नहीं बेटा तुम जाकर सो, कल जाना भी है। नहीं जी दादी। निर्मला जी बालकनी में जाती हैं और मन में कहने लगती हैं, मुझे आशिका का जाना अब अच्छा क्यों नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। कल आशिका चली जाएगी पर मुझे उसे जाने देने का मन नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। ये सोचते सोचते सुबह हो चली। निर्मला जी बालकनी में बैठे ही होती हैं। लोगों की आवाजाही सुनकर वो कमरे में चली जाती हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा शोरगुल होने के कारण हम ज़्यादा कहानी नहीं बोल पा रहे हैं, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा, और आगे की कहानी हम जल्द ही डालेंगे। धन्यवाद।